नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इंडिया चाइना विवाद जो अभी रिसेंटली चर्चे में आया है, ये क्या है, इसका इतिहास क्या है, कब से हम लोग चाइना से लड़ रहे हैं और चाइना जो है क्या चाहता है, इसकी मंशा क्या है और भारत की मंशा क्या है, इस वीडियो में पूरा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। वर्ड मैप के जरिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो पहले अभी जो रिसेंट विवाद हुआ उसको समझते हैं। पहले जो रिसेंट घटना हुई है उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पूरे इतिहास के बारे में। तो ये इंडिया है और ऊपर चाइना है। चाइना क्या, पहले तिब्बत था, तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो ये चाइना हो गया है अभी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है अपना, पूर्वोत्तर राज्य है एक, और वहां पर अरुणाचल प्रदेश का ही एक जिला है तवांग। अब इस तवांग जिले में ये हुआ है विवाद। यहाँ पर क्या हुआ कि इसी एलएसी के पास में, यहीं पर एलएसी के पास में 1000 के आसपास में चीनी सैनिक जो है वो घुस आए थे और यहाँ पर दोनों सेनाओं में झड़प हुआ। हालांकि किसी के मौत के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, बस 6 से 7 लोग जो है अपने घायल हैं और इसके 2 गुने या 3 गुने के आसपास में चाइनीज सोल्जर जो है वो घायल हैं। मृत्यु की खबर किसी तरफ से नहीं है। तो ये तवांग एरिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा गूगल अर्थ पे समझते हैं, देखते हैं, जिससे हम लोग इसको बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाए। आप गूगल अर्थ में अगर देखोगे तो यहाँ पर ये इंडिया है, अपना प्यारा भारत है। यहाँ सेक्टर में इधर भूटान के पास में इस सेक्टर में ये पड़ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ये जो बिल्कुल कोने पर होता है भूटान के पास में, यहाँ पर ये एरिया है तवांग का। यहीं पर ये विवाद हुआ। आप अगर देखोगे, देखना चाहोगे तो ये देखो, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पहाड़ियां हैं। ये 17,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई वाला एरिया है। अब इस 17,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर है, इस वजह से यहाँ पर जब ठंडी आती है तो फिर चाइनीज सोल्जर भी पीछे चले जाते हैं, इंडियन सोल्जर भी वगैरह पीछे चले जाते हैं। अमूमन ये एरिया बर्फ से ढका हुआ होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो ये जो तवांग रीजन है, यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही क्लोजली, ये तवांग रीजन है और इधर ये भूटान है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। अब इस जो एरिया को, इवन मैं पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को हूँ, इसको जो चाइना है वो अपना साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है। तो ये यहां से घुसपैठ कर रहा था तवांग वाले एरिया से, और ये इधर एलएसी की तरफ, एलएसी जो है ये गई हुई है। एक्चुअली में एलएसी के उस साइड में ऐसी खबरें मिली कि वहां पर चाइना जो है एक कॉलोनी बसा रहा है, मतलब गांव टाइप का बसा रहा है, और वहां पर उसके कुछ सैटेलाइट इमेजेस की वजह से देखने को मिले कि वहां पर वो अपना भारी भरकम सब सैनिक वगैरह या फिर कैंप वगैरह बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ऐसे ही भारत भी इस साइड में कर रहा था। हालांकि इस बार चाइनीज जो है वो शॉक हो गए, इंडियंस की तैयारी एडवांस थी। इससे पहले जब गलवान घाटी वाला इंसिडेंस हुआ था 2020 में, जून 2020 में, उसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहां पर क्या था कि भारतीय सेना उतनी तैयार नहीं थी और अचानक से अटैक हुआ। लेकिन इस बार यहाँ पर भी पहले से तैयारी थी और यही वजह हुआ कि चाइनीज सोल्जर जो है वो भाग खड़े हुए और कोई भी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली, क्योंकि पिछली बार उनको ये लगा था कि ये लोग तैयार नहीं हो, यहाँ पर हम लोग अटैक करेंगे और थोड़ा बहुत संघर्ष करने के बाद ये एरिया कब्जा कर लेंगे, गलवान वाला। लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं हुआ और जब देखे कि इधर भी भयंकर तादाद है तो ये लोग भाग खड़े हुए। हालांकि बताया जा रहा है कि 1000 के आसपास में थे, 5 बटालियन थे वहां के लोग, ठीक है ना। लेकिन इधर भी अच्छी खासी तैयारी थी और बढ़िया से पिटाए गए हैं इस बार भी। देखो, इन पहाड़ियों में ना चाइनीज सोल्जर चाहे जब भी आएंगे, चाहे जब भी जिस प्रकार भी लड़ेंगे, आकर के वो पिटा कर ही जाएंगे। कारण ये है कि चाइनीज सोल्जर जो हैं वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं ऊंचाई पे पहाड़ियों पर सरवाइव करने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए, तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन भारत की तरफ पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर गोरखा बटालियन जो होती है वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सपर्ट होती है। वो लोग इसी खूबी के लिए जाने ही जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से अगर कोई बटालियन लड़ाई कर पाती है पहाड़ों पर और इतनी हाइट पर, तो वो गोरखा बटालियन है भारत के पास जो की है। तो अब इतनी ऊंची ऊंची चोटियों पर अभी तक चाइना जो है वो क्या करता था कि पहले साउंड चला करके, माइक चला करके, चिल्ला चिल्ला करके डिमोटिवेट करने का प्रयास करता था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि भारतीय सेना के जवान जो है वो डिमोटिवेट तो मतलब इम्पॉसिबल ही है। भारत की जनता जो है वो आर्मी पर इतना ट्रस्ट करती है, अपने देश पर इतना ट्रस्ट करती है, तो आर्मी सोचो कितना करती होगी। तो फिलहाल अब हम लोग चलते हैं मैप पर और देखते हैं एक एक करके कि भारत और चाइना के बीच में ये बॉर्डर का पूरा इतिहास क्या है। तो सबसे पहले तो देख लो मोटा मोटा किस किस राज्य से अपना बॉर्डर शेयर होता है। देखो, एक्चुअली में तिब्बत जो है ना ये अपना अलग से देश ही था, लेकिन 1950 के बाद से, जब से चाइना जो है एक प्रकार से आजाद कह लें, जब से हुआ, उसके बाद तिब्बत पर ये नजर बनाना शुरू किया और धीरे धीरे कब्जाना शुरू किया। 1959 आते आते, 1959 आते आते तिब्बत पर इसने कब्जा कर लिया। और वही 3 साल बाद आपने देखा 1962 का युद्ध हुआ भारत और चाइना के बीच में, जहां पर ये वाला जो एरिया है ना ये चाइना के कब्जे में चला गया। अक्साई चीन जिसे कहते हैं, ठीक है। भारत जो है वो मैप पूरा यहाँ तक मानता है और इधर ये पीओके वाला भी अपना मैप है,
ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए कि वर्तमान समय पर पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, तो आप जान लो कि यहाँ पर ये अक्साई चीन जो है ये चाइना वाले कब्जे में है, और इधर पीओके वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर पीओके है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको हम लोग लेने की बात कर रहे हैं। चलो अब ये तो यहाँ पर अब आज के टाइम पर देखोगे तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर चूंकि अलग हो चुका है, ठीक है। तो लद्दाख वाला जो रीजन है ये बॉर्डर शेयर करेगा चाइना से। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये भी बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है। इसके बाद ये नेपाल एक देश पड़ जाता है, तो यहाँ पर यूपी और बिहार है, ये तो नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करेंगे, तो ये चाइना से बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद आपको सिक्किम दिखेगा, सिक्किम भारतीय राज्य है और ये बॉर्डर शेयर करता है किससे, चाइना से, ठीक है, या कहीं तिब्बत से। इसके बाद यहाँ भूटान एक देश पड़ जाता है, अलग सा देश है, और इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत यानी चाइना से कह सकते हैं, ठीक है। तो इतने राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, तो इतने भारतीय राज्यों से बॉर्डर शेयर होता है चाइना का, ठीक है। तो भारत और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर शेयर होता है उस पूरे के पूरे बॉर्डर लाइन को कहा जाता है LAC, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, भारत चाइना के बीच की लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जबकि भारत और देखिए पाकिस्तान के बीच में ये जो है ना, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा आप। तो अब देखो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कितनी लंबी है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो इसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। कौन कौन से सेक्टर, ये ऊपर वाला जो लद्दाख का ये पूरा रीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसे वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वेस्टर्न सेक्टर। इसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड का एरिया है इसे सेंट्रल सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो सिक्किम का थोड़ा सा पार्ट बचा, इसके बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट बचा, इसे ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। यानी वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। यहाँ पर टोटल लंबाई की अगर बात की जाए तो टोटल लंबाई तो वैसे देखा जाए 4056 किलोमीटर की कुल लंबाई होती है, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में पोजीशन है भारतीय सेना की, ठीक है। तो ये LAC है अभी के टाइम पर, वैसे हम लोग तो मानते ये है पूरा अक्साई चीन ले करके, लेकिन अभी यहाँ तक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो ये वेस्टर्न सेक्टर है इसकी लंबाई 1597 किलोमीटर है, जो सेंट्रल सेक्टर है इसकी लंबाई जो है 545 किलोमीटर में है, और ईस्टर्न सेक्टर जो है इसकी लंबाई टोटल 1346 किलोमीटर में है। ये टोटल बॉर्डर जो है ये भारत और चाइना के बीच में है, कुल लंबाई 4056 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया ये वाला लेकर के। अब ये LAC जो है ना, पहले देखो LAC जो है इसी को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा एक्चुअली में कुछ नहीं है, 1914 में एक शिमला में समझौता हुआ था। शिमला में समझौता के तहत क्या हुआ कि भारत के जो ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे और तिब्बत के जो विदेश सचिव थे या विदेश प्रमुख जो भी उनके कह लो, और ऐसे ही चाइना के जो विदेश सचिव थे या विदेश मंत्री जो भी कह लो, तो इन तीनों की बैठक हुई यहाँ पर, और तीनों देशों की सहमति से एक लाइन खींची गई, ठीक है। वो लाइन जो थी वो इस साइड में थी, ये वाली थी, तो इस लाइन को कहा गया मैकमोहन। एक्चुअली में ब्रिटिश भारत के जो तरफ से जो विदेश सचिव थे वो थे सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन जो थे, हेनरी मैकमोहन, तो इन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा का नाम पड़ गया, जैसे रेडक्लिफ के नाम पर रेडक्लिफ पड़ा था। तो ये मैकमोहन जी ने 1914 में लाइन किया, लेकिन उसके कुछ ही साल बाद, 1-2 साल बाद, पहले तो सहमति से ये लोग राजी हो गए, 1-2 साल बाद ही चाइना इसको मानने से इनकार करने लगा, और आते आते धीरे धीरे फिर ये घुसपैठ भी करने की फिराक में रहा ही करता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर तो तिब्बत पर कब्जा था नहीं, तिब्बत पर 1959 में जाकर के चाइना ने कब्जा कर लिया। अच्छा, इसके बाद फिर आगे आकर 1993 में किसी तरीके से चाइना राजी हो गया कि चलो अब ये जो है ये LAC हम मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हालांकि इसको कब्जा ही कर चुका था। इसके बाद 1996 में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ भारत और चाइना के बीच में। ये समझौता ये था कि भारत और चाइना जो है LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में हथियारों का यूज नहीं करेंगे, गोलीबारी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यानी गोलीबारी नहीं करेंगे। अब इसी समझौते के तहत आप हमेशा सुनने को मिलता है आपको कि लाठी डंडे से मारपीट हुई, ठीक है, झड़प हुई, ये सुनने को मिलता है। वहीं पर पीओके के सेक्टर में अगर आप देखोगे तो पीओके के केस में हम लोग ये सुनते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ या फिर गोली चली, ठीक है, ये सब सुनते हैं, लेकिन मोर्टार दागे गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डंडे से होता है या नुकीले डंडे वाली बात आई, जैसे इस बार जो हुआ अभी तवांग सेक्टर में, वहां पर ये बताया गया कि चाइनीज जो सोल्जर हैं वो ट्रेजर गन लेकर के आए हुए थे और नुकीले डंडे लेकर के आए हुए थे कील वाले। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें लेकर आए थे जो हथियार की गिनती में नहीं आता है, ठीक है ना। तो हालांकि इस तरफ से भी तैयार थे और मुकी खानी पड़ी। तो ये उसी समझौते के तहत 1996 वाले समझौते के तहत ही हुआ था।
अब थोड़ा सा हम लोग और पीछे जाते हैं। एक्चुअली में जब 1962 में युद्ध हुआ तो भारत जो है युद्ध हार गया था चाइना से। चाइना ने बहुत सारी जमीन जो है वो कब्जा कर ली, जो अक्साई चीन वाला है। इसके बाद 1967 में एक बार फिर से सिक्किम के तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास में भारत और चीन को लेकर के हुआ विवाद, और इसमें भी एक विवाद हुआ। 80 से ज्यादा सैनिक भारतीय शहीद हो गए, लेकिन 400 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर जो है वो मारे गए हैं। ये डाटा हमने दैनिक भास्कर से लिया है। 1975 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में एक बार अटैक कर दिया। अब ये पेट्रोलिंग टीम पर अटैक हुआ था, तो वहां पर 4 भारतीय जवान जो है वो शहीद हो गए थे। फिर 1987 में एक बार भारत और चाइना के बीच में तवांग के उत्तर में हुआ था, और हालांकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, मामला वैसे ही शांत हो गया जैसे इस बार था। 2017 में डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने तक खड़ी रहीं, और डोकलाम विवाद हुआ था और बहुत ज्यादा टेंशन गहराया हुआ था, ऐसा लग रहा था युद्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भारतीय सेना ने रोक दिया था, और वो क्योंकि वो लोग ब्रिज वगैरह सड़क वगैरह बना रहे थे। इसके बाद जून 2020 में दोस्तों गलवान घाटी में, लद्दाख में गलवान घाटी के बीच में दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि 38 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर जो है वो मारे गए थे। इसको आप लोग यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर इसके लिए एक मैप है बहुत ही अच्छा, ये देखो। तो ये जो एरिया है ना, अब इसमें समझो गलवान कहाँ पर है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अक्साई चीन है जो कि चाइना के अभी कब्जे में है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में ही यहाँ पर गलवान वैली है, गलवान घाटी है, जहां पर ये क्लैश हुआ था, ठीक है। बीबीसी ने ये मैप जारी किया हुआ है। तो ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। लद्दाख में जो मैंने आपको बताया इधर वेस्टर्न जो सेक्टर है वहां पर पड़ता है। तो गलवान इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, जबकि जो तवांग वाला इंसिडेंट है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जून 2020 में हुआ था डिस्प्यूट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अभी 2022 में तवांग एरिया में भारत और चाइना के बीच में ये झड़प हुई है। ये तो इतिहास रहा भारत और चाइना के बीच का। हालांकि ट्रीटी साइन होने के बाद से दोस्तों भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध होता है या जब भी झड़प होती है, तो सेनाओं के जान जाने की जो संख्या है वो उसमें तो कमी देखने को मिलती है, लेकिन कि मतलब बहुत ही कमी है। अगर मान लो वो हथियार चलते गोलीबारी होती तो बहुत ज्यादा में ये होते मामले देखने को मिलते। लेकिन चाइना जो है ये मानने वाला तो है नहीं। इस वजह से इसको करारा जवाब देने के लिए भारतीय जो सेना है और भारत सरकार जो है ये तेजी से बॉर्डर एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, और यही बात जो है वो चाइना को खल रही है। क्योंकि भारत जो, अगर आप देखोगे पिछले 3 से 4 सालों में बहुत तेजी के साथ यहाँ पर बिल्डअप करना शुरू कर दिया है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन कोरोना के टाइम पर भी यहाँ पर तेजी से बीआरओ काम कर रहा था। बीआरओ आपको बता दें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉर्डर एरिया में और भी जो भी ब्रिजेस या रोड वगैरह बनाना होता है उसके लिए काम करता है। बहुत सारे रोड, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जिससे ये जो पहाड़ी इलाका है जहां से कनेक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ सके। कनेक्टिविटी बढ़ने से फायदा ये होता है क्योंकि यहाँ पर वेदर की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर्स वगैरह उस तरीके से उड़ नहीं पाते हैं। इस वजह से यहाँ पर रोड की व्यवस्था होना और ब्रिजेस की व्यवस्था होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है लॉजिस्टिक वगैरह की मदद के लिए। इस वजह से भारत तेजी से ड्रोन वगैरह भी यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, जिससे चाइना को अच्छे से और करारा तरीके से जवाब दिया जा सके। फिलहाल ये तो थी एंड इस वीडियो की। आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जाते जाते ये क्वेश्चन का आंसर करते जाइए जो मैंने आपसे पूछ रखा है कि भारत और चाइना के बीच में जैसे ही जो रेखा है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में लगने वाली जो रेखा है इसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं, बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग के लिए करंट अफेयर की एक बुक तैयार कराई गई है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजन पर अभी के लिए वो उपलब्ध है। हर एक चीज चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट उसमें उपलब्ध कराया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे आप सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही आसान भाषा में तैयार कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।